सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज का टॉपिक आपका एसटीडी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। आया समझ में? तो इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। लेकिन ये पढ़ने से पहले आप तो ये बैनर देख के समझ ही गए होंगे क्या क्या है, कैसे फैलता है, ये सब चीज़ तो आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हैं कि देखिए, अगर पढ़ रहे हैं ना तो मन से पढ़िए, क्योंकि आपके पापा मम्मी कितना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आपको बड़ा बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको भी सोचना ज़रूरी होता है इसके लिए, ठीक ना? तो आपके लिए एक छोटा-सा बात है जो बोलना चाह रहे हैं, तरफ होनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, तरफ होनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, वरना सोचने को तो सभी सोचते हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, समझ में आ रहा? आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ का वो अकेला इंसान बनिए जो कि भीड़ का हीरो होता। समझ में आ रहा? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो आपको पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से आता होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता होगा, ठीक ना? या फिर एबनॉर्मल सेक्सेस के थ्रू फैलता होगा, एबनॉर्मल सेक्सुअल प्रैक्टिस के थ्रू फैलता होगा, ठीक? तो अब हम लोग को यहाँ पर ये देखना, तो डेफिनेशन अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, क्या है? द इन्फेक्शन या डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स are collectively called as STI or venereal disease और reproductive tract infections। तो समझ में आ रहा? तो जो डिजीज सेक्सुअली प्रैक्टिसेस के थ्रू या सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू अगर फैले किसी में, मेल या फीमेल में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो अब ढेर सारे यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, लेकिन उनमें से हम लोग कुछ के बारे में जानेंगे बढ़िया तरीके से। क्या है? गोनोरिया है, साइफिलिस है, जेनिटल हर्प्स है, क्लेमाइडियासिस है, जेनिटल वार्ट्स है, फिर ट्राइकोमोनास है, फिर हेपेटाइटिस बी एंड HIV है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो आप लोग बने रहें, ठीक? तो चलिए सबसे पहले गोनोरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गोनोरिया क्या है? एक देख लीजिए, गोनोरिया एक बैक्टीरिया है, इसका पूरा नाम होता है नेजेरिया गोनोरिया। यहाँ देख लीजिए, है? तो ये यानी कि पहला जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्या है? गोनोरिया। तो किसके द्वारा होता है? नेजेरिया गोनोरिया के थ्रू होता है, ठीक? और कॉमनली कैसे फैलता है? कॉमनली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मेल और फीमेल, यानी मेल और वुमेन दोनों में हो सकता है। इसीलिए ये कोई प्राथमिक ये नहीं है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही होता है, ये मेल में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। गोनोरिया की बात करें तो ये प्राइमरीली स्प्रेड थ्रू कैसे फैलता है? वेजाइनल एरिया से फैलता है, ठीक? कैसे? वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, फिर एनल और ओरल सेक्स विथ समवन हु हैज़ द इन्फेक्शंस। तो वही बात है कि एबनॉर्मल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। समझ में आ रहा? तो अगर ओरल सेक्स होते हैं तो इसके वजह से क्या होता है कि थ्रोट कैंसर होने का चांसेस होता है। इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड फ्रॉम मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो यानी अगर मदर को STI है तो ये STI में क्या, गोनोरिया अगर मदर को है तो ये बच्चे में भी जा सकते हैं। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो ये साइफिलिस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो साइफिलिस का पहले हम लोग कॉजेटिव एजेंट के बारे में देख लेते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या है? ट्रेपोनिमा पैलिडियम है, ठीक? एक्सट्रीमली फास्टिडियस एंड फ्रेजाइल, सेंसिटिव टू डिसइंफेक्टेंट, हीट एंड ड्राई। तो यानी ये सब चीज़ से ये सेंसिटिव है, अगर ये सब रहेगा तो नहीं फैलेगा, ठीक? ट्रेपोनिमा पैलिडियम इज कीमो हेट्रोट्रॉफिक। तो आप लोगों को क्लास 10th में दो टाइप का हेट्रोट्रॉफिक पढ़ाए होंगे हम लोग, ठीक? तो ये कीमो हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि जो केमिकल से अपना फूड बनाता है, समझे? तो ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो कैसे फैलता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसप्लासेंटल, यानी कि प्लासेंटा से भी फैलता है। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। साइफिलिस के बारे में अगर देखें, अच्छा तो अभी तक तो साइफिलिस ही पढ़ रहे थे ना, तो साइफिलिस ही पढ़ रहे थे।
तो साइफिलिस देख लीजिए स्टेज 1 अगर होगा तो क्या होगा, पेनलेस, इसमें पेनलेस सोर बनता है। फिर वही सेकेंड स्टेज में जाता है तो क्या होता है कि रैशेस होने लगता है, पेनलेस सोर खत्म हो जाते हैं, फिर रैशेस होने लगते हैं स्किन पे। फिर देख लीजिए क्या लिखा हुआ, इन एडल्ट द इन्फेक्शन इज यूजुअली सेक्सुअली एक्वायर्ड, हाउएवर इन transmission by kissing, blood transfusion and percutaneous injury has been reported. Transplacental infections of the fetus can occur. अगर ये देखें कि एडल्ट में कैसे फैलता है तो ये सेक्सुअली एक्वायर्ड है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये एडल्ट में फैलता है, या फिर ब्लड फ्यूजन करते हैं, या फिर डीप किसिंग करते हैं तो उसके वजह से ये फैलता है। समझ में आ रहा। और बच्चे में कैसे होता है कि प्लासेंटा से फैलता है। समझ में आ रहा। आपको पता ही होता है कि प्लासेंटा से हर एक नॉरिशमेंट पहुंच रहा होता है बच्चों में, है ना, कोई दिक्कत। अब चलिए जेनिटल हर्ब्स के बारे में देखते हैं। जेनिटल हर्ब क्या है? द कॉजेटिव एजेंट, इसका कॉजेटिव एजेंट की अगर बात करें तो क्या है, हर्ब सिंप्लेक्स है। ठीक, समझ में आ रहा। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, हर्ब सिंप्लेक्स है, और एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक, देर आर 2 स्ट्रेन ऑफ हर्ब्स, तो HSV1 और HSV2 करके होता है इसका, ये समझ में आ रहा। दो इसका जो है क्या होता है, देर आर 2 स्ट्रेन्स, तो 2 स्ट्रेन्स होते हैं, यानी 2 प्रजाति, स्ट्रेन का मतलब प्रजाति समझिएगा, 2 प्रजाति होते हैं, एक HSV1 एक HSV2। ठीक, यूजुअली इन्फेक्ट द जेनिटल एरिया, इधर वायरस कैन इफेक्ट एनीवेयर बट दीज आर देयर प्रीफर्ड साइट। तो देखिए अगर ये इन्फेक्शन कहीं से भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो होता है कौन सा एरिया से होता है, ये जेनिटल एरिया से ही होता है। आ रहा है समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। मेंबर ऑफ द फैमिली हर्ब वेरिडे, तो यानी हर्ब सिंप्लेक्स वायरस जो है कौन से फैमिली से है, हर कोई किसी न किसी परिवार से होता है, आप भी किसी परिवार से होंगे। ठीक, शर्मा जी परिवार, मंडल परिवार, या कोई और परिवार, वर्मा जी परिवार, ठीक ना। तो ऐसे करके ये कौन से परिवार से है, हर्ब वेरिडे। कोई दिक्कत। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, जेनिटल हर्ब्स में देख लीजिए क्या होता है। अगर सिम्टम्स देखने को चले तो क्या होता है, पेन होता है ड्यूरिंग क्वेटस, फैटिग, थक जाएंगे आप, स्मॉल ब्लिस्टर दैट ब्रेक ओपन एंड कॉज पेनफुल सोर। आप देख लीजिए फोरा टाइप का होता है, लेकिन इससे पहले जो देख रहे थे हम लोग किसमें, इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे साइफिलिस में, उसमें जो पेनलेस सोर होता है, लेकिन इसमें क्या क्या होता है, पेनफुल सोर होता है। समझ में आ रहा, जो फटेगा तो भयंकर दर्द होता है, और वो भी जेनिटल एरिया में हो रहा है, देख रहे हैं ना। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, फीवर होगा, हेडेक, पेन अराउंड द जेनिटल्स एंड इचिंग, ये सब चीज़ होता है। तो समझ रहे हो ना। अगर ऐसा सिम्टम्स आने लगे एक साथ तो क्या करें कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, याद रहे कि झोला छाप को नहीं, एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। समझ में आ रहा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्लेमाइडिया की अगर बात करें तो क्या होता है, ये मेन और वुमेन दोनों में हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ डिस्चार्ज निकलते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, पेनल डिस्चार्ज, और वुमेन में वेजिनल डिस्चार्ज। और क्या होता है, बर्निंग एंड पेनफुल यूरिन ड्यूरिंग यूरिनेशन। अब जब यूरिनेशन होगा तो उस समय क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा, दर्द होगा। ठीक, सेम चीज़ वुमेन में भी होगा। और इसमें क्या होगा, टेस्टिकुलर स्वेलिंग, तो यानी कि टेस्टिस एरिया क्या होगा कि स्वेल अप हो जाएगा। ठीक ना, इन्फ्लामेशन हो जाएगा उस एरिया में। और फीमेल की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। अब पीरियड्स के बीच में एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगते हैं। तो ये सब है इसका क्लेमाइडियासिस का सिम्टम्स। तो किससे होता है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ये, कौन पॉजिटिव एजेंट कौन है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। आया समझ में। अब देख लीजिए सिम्टम्स इन वुमेन क्या क्या होते हैं, अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक, पेन व्हेन यूरिनेशंस, पेन इन द टमी और पेल्विस। तो देख लीजिए सब चीज़ वही है, रेक्टल पेन, ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, आई इन्फ्लामेशंस, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स और आफ्टर सेक्स, लोअर बैक पेन, पेन व्हेन एंगेज्ड इन
सेक्सुअल एक्टिविटी, सोर थ्रोट, फीवर एंड नोजिया। तो ये सभी चीज़ है इसका आपका क्लेमाइडियासिस का सिम्टम्स जो देखने के लिए मिलेगा एक फीमेल में। आ रहा समझ में? अब जेनाइटल वार्ड की देखते हैं। तो जेनाइटल वार्ड क्या है? ये भी एक जो है इन्फेक्शंस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ठीक, जेनाइटल वार्ड अफेक्टेड द मोइस्ट टिश्यू। मोइस्ट टिश्यू कहने का मतलब होता है नमीदार एरिया को, ठीक, of the genital area. They can look like a small fleshed color bumps or have a cauliflower-like appearance. Sometimes the warts are so small to be visual. तो ये इसका अगर देखने चले तो ये कैसा दिखेगा? एक कॉलीफ्लावर, ठीक ना, गोभी जैसे दिखता है, ये फूल गोभी जैसे दिखता है। सम स्ट्रेन्स ऑफ द जेनाइटल HPV, ठीक, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। ये किसके थ्रू होता है? अगर बात करें जेनाइटल वार्ड की तो किसके द्वारा होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके थ्रू होता है। ठीक, आया समझ में? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो कहा जा रहा है सम स्ट्रेन्स ऑफ जेनाइटल HPV कैन कॉज genital wart while other can cause cancers. Vaccine can help protect against सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ द HPV। यानी कि कुछ कुछ स्ट्रेन का अगर हो जाए तो क्या होगा कि जेनाइटल एरिया को इन्फेक्ट करेगा। अगर कुछ कुछ इसका जीनोम ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा है जो कि कैंसर काउज करता है, और कुछ को क्या करते हैं कि अगर हो तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना, वैक्सीनेशन के थ्रू। आया समझ में? चलिए, अच्छा, ये कॉमन सिम्टम्स ऑफ जेनाइटल हर्प्स। जेनाइटल वार्ड के बाद हर्प्स का दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसमें भी क्या होता। ये तो हम लोग पढ़े थे। कोल्ड सोर एंड ब्लिस्टर, फीवर, बॉडी एक, स्वेलन लिम्फ नोड्स, हेडेक एंड पेनफुल यूरिनेशन। ये तो पहले बता चुके हैं। चलिए, ये रहा आपका इमेज। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी नॉर्मली इससे जॉन्डिस भी होता है, ठीक। हेपेटाइटिस बी, इसका डेफिनेशन कॉजेटिव एजेंट देख लें। देखिए, ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। कौन? हेपेटाइटिस ABCDEFG, EG, ठीक। जी, नो एक्यूट और क्रोनिक इलनेस। अगर जी का, हेपेटाइटिस जी का इन्फेक्शन होगा तो ये क्रोनिक नहीं है। नो एक्यूट और क्रोनिक इलनेस, समझ में आ रहा? ना तो एक्यूट है ना तो क्रोनिक है। अब चलिए, लेकिन इसमें ज़्यादा फेमस है हेपेटाइटिस बी, जो कि हानि करता है बॉडी को, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। Infections of the liver caused by a group of viruses having affinity for the liver। तो ये देखिए क्या करता है कि ये लीवर को डैमेज करता है, ठीक ना। इन्फेक्शंस ऑफ द हेपेटोसाइट, यानी कि लीवर सेल्स प्रोड्यूस नेक्रोसिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। तो अब क्या होता है कि लीवर सेल्स में नेक्रोसिस हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। समझ में आ रहा? तो अब देख लीजिए, इसमें क्या होता है? नॉर्मली येलो फीवर होता है, ठीक। पार्ट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन, एक तरह से इसको हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए इसका क्या सिम्टम्स होगा। नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन इन एब्डोमेन, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, टायर्डनेस, वीकनेस, जॉइंट पेन, ये सभी के सभी आपके हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं जो यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड होते हैं। समझ में आ रहा है? ये वायरस जो है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस, ये आपका सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एंटीवायरल मेडिकेशंस लेंगे और इंटरफेरोन इंजेक्शंस या लिवर ट्रांसप्लांट करवा, अगर एंड स्टेज में आ गए तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट ही करवाना होगा। समझे? चलिए अब लास्ट है ये, और इसके बारे में पढ़ते हैं HIV के बारे में। HIV यानी HIV क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है, ठीक। तो HIV क्या कॉज करता है? एड्स। आया समझ में? तो चलिए,
ह्यूमन किसके द्वारा होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV। तो ह्यूमन HIV का फुल फॉर्म क्या हो गया? ये हो गया आपका, ठीक, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक रिट्रो वायरस है, ठीक। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? HIV-1, ठीक। HIV-1 डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ये पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ। HIV-2 मेनली इन एंडेमिक इन वेस्ट अफ्रीका। ये HIV-2 का अगर इन्फेक्शन देखने जाए तो ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट अफ्रीका में मिलता है। समझ में आ रहा? तो ये रहा एड्स। अब एड्स का अगर ट्रांसफ्यूजन देखें तो ट्रांसमिशन देखें तो कैसे होता है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ये, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन से अगर उसके साथ सेक्सुअली प्रैक्टिस किया जाता है तो उससे ये फैलता है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या होता है। HIV का सिम्टम्स क्या होगा? फीवर, तो सबसे पहला फीवर तो सबका होता है, इसमें भी फीवर है, तो क्या होगा? फीवर होगा। फिर नाइट स्वेटिंग, ठीक ना, ओरल थ्रस, फैटिग, स्वेलन लिम्फ नोड, अनएक्सप्लेन्ड रैशेस। तो ये सभी के सभी ये क्या है? आपका HIV का सिम्टम्स हैं। समझ में आ रहा? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये पढ़ने से पहले कोशिश करते थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लें, ठीक। तो अक्सर नीट वाले से लोग पूछते हैं कि कितना पढ़ते होंगे, है ना। तो हम लोग क्या कहते थे जब हम लोग कर रहे थे, तो क्या कहते थे कि नींद कैसे आएगी अभी, नींद कैसे आएगी अभी, सपने अधूरे हैं हमारे, ठीक ना। तो सपने अधूरे क्या थे? कि नीट से मेडिकल कॉलेज मिलना, वो अधूरे थे, तो फिर नींद कैसे आएगी? तो समझे? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देख लीजिए सिम्टम्स ऑफ STI इन मेल। तो मेल में क्या होता है? अब देख लीजिए, ये पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस बात को देख लेंगे। हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाय syringe of injection needles, surgical instrument, etc. can transmitted by blood transfusion from infected to healthy persons and non infected persons। समझ में आ रहा? तो क्या कहा जा रहा है कि ये कैसे फैलता है? ये सिरिंज से भी फैलता है। आप देख लीजिए, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर सुई शेयर कर रहा, इंजेक्शन शेयर कर रहा, तो उससे भी फैलेगा, ठीक ना। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर बढ़िया से स्टेरिलाइज नहीं किया जाए तो उससे भी फैलेगा। एंड कैन ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ब्लड दिया जा रहा है हेल्दी पर्सन में, तो उसमें भी क्या होगा कि ये इन्फेक्शन का चांसेस बनता है। आया समझ में? अब देख लीजिए, अब नोट करने वाली क्या है? हाँ, ये फीटस से जो है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, यानी कि मदर से फीटस में भी फैल सकता है। समझ में आ रहा? तो चलिए, यानी मदर से फीटस में भी जा सकता। अब नोट करने वाली क्या बात है? एक्सेप्ट हेपेटाइटिस B एंड HIV एंड जेनिटल हर्ब्स, ऑल STI आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो देखिए, जितने भी STI के बारे में हम लोग पढ़े, इसमें से 3 को छोड़ करके, कितने को? अगर हम 3 को छोड़ दें, 3 को क्या क्या छोड़ दें? अब देख लीजिए, हेपेटाइटिस B, HIV, फिर जेनिटल हर्ब्स, अगर इन तीनों को छोड़ दे तो बाकी के बाकी सभी के सभी को हम ट्रीट कर सकते हैं। आया समझ में? सभी के सभी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसको डिटेक्ट पहले कर लेंगे तब। पहले अगर हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसको ठीक किया जा सकता है। और ये सब अगर एक बार हो गया तो ठीक नहीं हो सकता बाकी का। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? तो क्या कहता? ऑल दीज STI आर कॉमन टू मेल एंड फीमेल। तो सही बात है भाई, किसी में भेदभाव नहीं करता, ये सब में हो जाता। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा। अब अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट STI आर। अब देखिए मेल में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो मेल को जानना चाहिए। क्या होगा? इचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगा जेनिटल एरिया में। तो ये सब चीज़ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, तो याद रखिएगा कहीं आप लोग से कुछ गलती ना हो, ठीक।
तो गलती होगा तो फिर समझ लीजिएगा कि आप ही लोग को तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, अब फीमेल की अगर बात देखें, फीमेल की अगर बात देखें तो इसमें क्या होता है, व्हाट हैपन इन फीमेल्स विथ STIs। देखिए फीमेल में ना कोई सिम्टम्स नहीं दिखता, पहले अर्ली सिम्टम्स नहीं दिखते हैं बहुत समय के लिए, मतलब कुछ सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। इसीलिए वो क्या होता है कि देख लीजिए ये असिम्टोमेटिक लिखे हैं, इसीलिए ना वो बहुत आगे बढ़ जाता है तब पता चलता है, ठीक ना, बहुत एडवांस स्टेज में जाता तब जाके पता चलता है। सो ड्यू टू लैक ऑफ अर्ली सिम्टम्स एंड सोशल स्टिग्मा attached to the STI lead to developing of these infection to chronic conditions। यानी कि अब सोचिए कि एक्यूट से क्रॉनिक में चले जाता है तब जाके पता चलता है फीमेल में, तो बताइए इसका क्योर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए कहते हैं कि फीमेल को कुछ ज़्यादा सतर्क रहनी चाहिए इस चीज़ से, और कोशिश करनी चाहिए कि मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ना करें, ठीक ना। इससे क्या होता है कि या हाँ, ये मेल को भी पता याद होनी चाहिए कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने से क्या होगा कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आ रहे हैं ना समझ में, ठीक। तो चलिए, और तीसरा क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, फिर कैंसर भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होता है फीमेल में, अगर लेटर स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, पेल्विक इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी डिजीज जिसको हम PID कहते हैं, एबॉर्शंस हो जाएगा, स्टिल बर्थ होगा। स्टिल बर्थ कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे मरे हुए बच्चे जन्म लेंगे, फिर या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में कहीं भी, फेलोपियन ट्यूब या कहीं भी आपको मतलब जहाँ इम्प्लांटेशन होना चाहिए वहाँ नहीं होकर के कहीं किसी और जगह पे हो जाएगा, तो ये सब आपका प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और फिर इनफर्टिलिटी एंड कैंसर ये कॉमन काउजेज है आपका या सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, देयरफॉर द प्रिवेंशंस और अर्ली डिटेक्शंस एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशंस अंडर द RCH और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम की अगर बात करें तो इन लोग क्या चीज़ पे फोकस करता है, एक मिनट, इन लोग क्या चीज़ पे फोकस करता है कि डिजीज़ को पहले से मतलब डिजीज़ को किसी तरीके से डिटेक्ट हो करें, डिजीज़ को डिटेक्ट करने के बाद फिर उसका सही इलाज कराया जाए। आ रहा है समझ में, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑल पर्सन्स आर वल्नियरेबल टू, एक मिनट, ऑल पर्सन्स आर वल्नियरेबल टू दीज इन्फेक्शंस since their incidence are reported to be high among the persons of the age group 15 to 24। देख लीजिए, तो अब देख लीजिए इसका मतलब STI का जो इन्फेक्शन है उसका मेनली जो एज ग्रुप दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन का वो 15 से 24 दिया गया। तो आप समझ सकते हैं 15 से 24 में क्यों दिया गया, क्योंकि 15 से 24 तक में जो है बहुत सारे इधर उधर होता है, मन स्विंग करता है इधर उधर मूड, और फिर कहीं से कहीं कुछ गलती हो जाता है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक ना। तो इस एज में सतर्क रहिएगा, संभल के रहिएगा, थोड़ा ज्ञान बुद्धि से काम लीजिएगा, ठीक। तो व्हाट टू डू इफ गेट इन्फेक्टेड, एक मिनट, अच्छा, क्या करना चाहिए अगर ये इन्फेक्शन आपको हो गया। तो देखिए व्हाट टू डू, अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स। अगर आप किसी को नहीं जान रहे हैं उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले 10 बार सोचिएगा, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटीज करने से पहले तो 10 बार सोचिएगा। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वेटस, तो उससे पहले निरोध का यूज करना बहुत ही आवश्यक है। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शंस एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विथ इन्फेक्शंस। तो अगर कुछ डाउट होता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए, अगर निकलता है तो टेंशन मत लीजिए, इलाज करवाइए। तो याद रखिए ये पूरा का पूरा NCERT है, ठीक ना, NCERT है और इसमें से कुछ छाटा नहीं जा सकता था। पूरा NCERT को आसान बना के हम समझाने का कोशिश किए हैं, बाद बाकी आप पे डिपेंड करता है। आप बताइए कि क्या इसमें क्या सुधारा जा सके और क्या करना चाहिए, ठीक। तो
एनसीईआरटी से एक शायरी याद आता है, तो वो हम सुनाना चाहेंगे आपको। क्या? नीट की महाभारत में एनसीईआरटी किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। तो एनसीईआरटी को ब्रह्मास्त्र मान के आप आगे बढ़ते चलिए और पढ़ते चलिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, इस ब्रह्मास्त्र को जितना मजबूत रखिएगा। ब्रह्मास्त्र को मजबूत क्या, वो तो पहले से मजबूत रहता है। तो चलिए, थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। फ्यूचर, मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर सब, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर जो है इनफर्टिलिटी को दर्शाएगी, और उसके बाद ये चैप्टर होगा खत्म। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत कोई को क्या होता है कि मेडिकल फील्ड में आने के लिए या नीट की तैयारी करने के लिए बहुत कोई को अपनों को छोड़ना पड़ता, तो उसके लिए एक शायरी है छोटा सा, जो कि आप लोग थोड़ा सुनिएगा। क्या है कि अदालत इश्क की होगी, अदालत इश्क की होगी, मुकदमा मोहब्बत पर चलेगा, ठीक ना। मुकदमा मोहब्बत पर चलेगा, गवाही मेरा दिल देगा, और मुजरिम तुम्हारा प्यार होगा। तो ये तभी सक्सेस होगा जबकि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाते हैं, तभी आप कटघरे में खड़े कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।